हेलो बच्चों, मैं आपका बायो टीचर मोहम्मद जमीला। आज हम जो आपका बायो का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम या उसी को जैव क्रियाएं भी कहते हैं या उसी को जैव उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर या जीवन को बचाने के लिए सभी सजीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं उनके जीवन को बनाए रखने के लिए या जीवन को अक्षुण्ण रखने के लिए होती हैं, वो सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। सजीवों के अंदर जीवन को बचाए रखने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को जैव प्रक्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहा जाता है। ओके, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी इसका डिटेल है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। जैव प्रक्रियाएं होती को बहुत तरह की हमारे शरीर के अंदर जैव प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, बहुत तरीके की होती है। लेकिन हमें जो आपका चैप्टर है या सिलेबस जो है उसमें 4 जैव प्रक्रियाएं पढ़नी है: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। प्रजनन के लिए अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। पोषण या इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। ऐसे 2 प्रकार की उपापचयी क्रियाएं जो हैं इसको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक अपचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, एक होती हैं उपचयी क्रियाएं। अपचयी एनाबॉलिक ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे इसके अंतर्गत आएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें शरीर में वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि होती है, जो लाभदायक क्रियाएं। दूसरी क्रियाएं वो होती हैं जिसको हम कहते हैं अपचयी क्रियाएं या कैटाबॉलिक। ये विघटनकारी क्रियाएं होती हैं या विनाशकारी क्रियाएं इसको कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में श्वसन है, रेस्पिरेशन है। जो कुछ खाना पीना हमने खाया वो विघटित होकर के फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बना था वो पाचन की क्रिया के द्वारा पाचन होगा, पाचन के उपरांत श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन में उस पचे हुए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, जिससे वो उसका विखंडन होगा और उससे ऊर्जा निकलेगी। ये क्रिया होती है आपकी अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब इसके बाद है पोषण, न्यूट्रिशन, जो पहली क्रिया है। न्यूट्रिशन या पोषण, व्हाट इज न्यूट्रिशन या व्हाट इज दिस पोषण क्या है? पोषण का मतलब है भोजन करना, सीधा सीधा अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ है भोजन से भोजन करना। तो पोषण में क्या होते हैं? पोषण में कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं। तो पोषण के अंदर होता क्या है एक्चुअली? पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। क्या होता है? पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सब पोषक पदार्थ हैं। तो इन्हीं पोषक पदार्थों को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है या न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषण जो है, अब पोषण जो भोजन किया जाता है, भोजन बनाने के आधार पर इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी पोषण, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषी पोषण, इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण, स्व का मतलब होता है अपने आप, इसी तरह से ऑटो मीन्स भी होता है अपने आप, स्वयं, ट्रॉफिक मीन्स है पोषण से, भोजन से। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसको कहा जाता है स्वपोषी पोषण। इसके अंतर्गत जितने हरे पेड़ पौधे, इसको भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक है प्रकाश संश्लेषी पोषण, फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक में क्या होता है?
या फोटोसिंथेसिस जिसको आपने सुना होगा नाम कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें सभी हरे पेड़ पौधों के अंदर ही ये क्षमता है, जितने हरे पेड़ पौधे हैं, कि वही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बाकी जीवों में जिसके अंदर जो हरे नहीं, यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि घर में दाल चावल रखा हुआ है उसको बनाया और खा लिया, ये मतलब नहीं है। इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये 4 चीजों की आवश्यकता होगी, तभी वो भोजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है रसायन संश्लेषण। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन ये कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? भोजन मुख्य रूप से हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो ये क्या काम करते हैं? रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक इसको कहते हैं। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन बैक्टीरिया है, लौह बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे इनको ऊर्जा मिलती है और वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। दूसरा जो है पोषण का प्रकार, वो है परपोषी पोषण। हर एक पेड़ पौधों और इन जीवाणुओं के अतिरिक्त जितने भी जीवधारी हैं, मुख्य रूप से जंतु, वो सभी परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हमारे अंदर हम पानी भी ले सकते हैं, धूप में बैठ भी सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं है। इस वजह से हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो हम भी इसी कैटेगरी में हैं, परपोषी पोषण के अंतर्गत। इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो परपोषी पोषण है ये 3 कैटेगरीज में है। पहला है प्राणी संपोषण, या इसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या है? इसमें जो भोजन करते हैं वो ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण किया जाता है। बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं ठोस या तरल के रूप में। ठीक है, उदाहरण के रूप में मानव भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत है। ये तमाम भेड़ है, बकरियां हैं, ये भी सब इसी के अंतर्गत है। अमीबा जो है वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत है, जो एक कोश की है। वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या प्राणी संभोजन के रूप में भोजन जो है पोषण ग्रहण करता है। दूसरा है मृत पोषी पोषण। मृत का मतलब है मरा हुआ, जिसमें जीवन नहीं है। मृत पोषी पोषण के अंतर्गत इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये मरे, मृत अथवा सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के रूप में कवक है, जीवाणु। जैसे आजकल आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो अगर चमड़ा है या रोटी रखी हुई है बहुत दिनों की, या गोबर है, तो उस पर गोबर पे आपने देखा होगा कि कुकुर मुत्ते वगैरह फफूंद जो होती है वो निकल आती है। वो उससे सड़े गले पदार्थों से, लकड़ी है उस पर बहुत सारे फफूंद वगैरह निकल आते हैं, तो उससे मरे हुए या सड़ गल रहे पदार्थों से अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। ऐसे जंतुओं को हम मृत पोषी पोषण या सैप्रोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। इनको सैप्रोफाइट भी कहते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें कवक है, जीवाणु। थर्ड जो है कैटेगरी वो है परजीवी पोषण। परजीवी के अंतर्गत इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि इसमें जंतु जो है वो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से बना बनाया लेता है। दूसरे जंतुओं से या पेड़ पौधों से बना बनाया भोजन जो है वो ग्रहण करता है, वो परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है, या इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या इसको पैरासाइट भी कहते हैं, जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, बना बनाया। ये भी 2 प्रकार का होता है। इसको 2 कैटेगरीज में रखा गया। एक है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट। अंतःपरजीवी का मतलब है
ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर रह करके भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे एंटामीबा हिस्टोलेटिका है, जिससे हमको पेचिस वगैरह हो जाती है। एस्कैरिस है, जिसको कहा जाता है कि बच्चे के पेट में केचुआ हो गया है। प्लाज्मोडियम है, जिसको मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। तो ये ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर ही रह करके क्या करते हैं, हमारे शरीर से बना बनाया भोजन लेते हैं और ये तो फायदा ले रहे हैं और हमको क्या हो रहा है, जिसके शरीर में रह रहे हैं उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे हैं बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि ये ऐसे जंतु हैं जो शरीर के अंदर तो नहीं रहते, शरीर के बाहर से अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। जैसे जुई है, खटमल है, जोंक है, ठीक है। जोंक वगैरह आपने देखा होगा, भैंस वगैरह के जब तालाब में जाती है या आप भी कभी मछली वगैरह मारने गए तो पैरों में चिपक जाती है और वो खून को चूस लेती है। इसी तरीके से जुई है, खटमल है, ये भी हमारे शरीर के बाहर से ही क्या करते हैं, खून को जो है वो चूस लेते हैं। इसी तरीके से मच्छर है, ये सब के सब इसके अंतर्गत हैं, बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत है। तो ये मेरी समझ से मैंने जो बताया आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जीवन को या किसी भी जीवधारी के जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं आवश्यक हैं, उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम, जैव क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं को हम जैसे उदाहरण के रूप में पोषण है, शोषण है, परिवहन, उत्सर्जन है, प्रजनन आदि, ये सभी कौन सी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक अपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया होती है, दूसरी अपचयी क्रिया होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्रिया जो होती है ये लाभदायक होती है, इसमें भार, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, भार में भार बढ़ता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है जिसमें भोजन का निर्माण होता है, लाभदायक क्रिया है। दूसरी अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिक क्रिया होती है, जिसमें अंतर्गत क्या होता है कि ये विनाशकारी या विघटनकारी क्रिया है, जिसमें जो भोजन बना है उसका विघटन किया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसीलिए हमको बार बार, अगर श्वसन की क्रिया ना हो, ऊर्जा ना निकले, तो हमको बार बार भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन की क्रिया हर वक्त चलती रहती है, इसलिए जो भी पोषण किया गया है वो विघटित होता रहता है और बार बार हमको फिर ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बार बार हमको पोषण जो है वो करना पड़ता है। अब पोषण क्या है, पोषण के अंतर्गत पोषण का मुख्य काम जो है वो है भोजन करना या भोजन से रिलेटेड है, भोजन से संबंधित है। भोजन करना ही समझ लो पोषण है। लेकिन भोजन में हम हर चीज नहीं ले लेते कि कोई भी चीज हम खा लें या पोषण के रूप में उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लें, बल्कि हम भोजन में वो चीजें लेते हैं जिसमें पोषक पदार्थ होते हैं। तो पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक परपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है, एक रसायन संश्लेषी पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत जितने हरे पेड़ पौधे हैं उन्हीं के अंदर ये क्षमता होती है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, बाकी जो है वो उनके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्यों, हरे पेड़ पौधे से मतलब क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। रसायन संश्लेषी ये भी कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा की पूर्ति जो है वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, उसको कहा जाता है रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक। इसके बाद है परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत है तीन प्रकार का ये होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक प्राणी संभोजन का, प्राणी संभोजन यानी जंतु जिस प्रकार से भोजन करते हैं वो मुख्य रूप से इसमें ठोस के रूप में अथवा तरल के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें हम सभी लोग हैं, मानव तकरीबन। मृत कोशी पोषण क्या होता है, ऐसे जंतु जो अपना भोजन मरे हुए या सड़ गल रहे पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं मृत कोशी पोषण। देखो मृत कोशी यहां समझो तो समझ में आएगा, मृत मतलब मरा हुआ और उससे मरे हुए चीजों से
सड़ गल है, जब मर जाता है सड़ने गलने लगता है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करना मृत कोशिक पोषण कहलाता है। इसमें कवक के जीवाणु ही ग्रहण करते हैं। इसके बाद है परजीवी, पैरासाइट। ये क्या काम करते हैं? ये दूसरे जंतुओं से बना बनाया भोजन जो होता है वो ग्रहण करते हैं। और इसमें ये भी दो प्रकार के होते हैं। अंतर परजीवी जो शरीर के अंदर रह जा करके भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे एंटामीबा, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा है। और दूसरे हैं बाह्य परजीवी जो शरीर के अंदर तो नहीं जाते हैं लेकिन शरीर के बाहर से ही भोजन को क्या होता है वो ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जून है, खटमल है, जोंक है, ठीक है, आर्ट एक्सेट्रा, ये तमाम सारी चीजें। इसके बाद हम आगे फिर पढ़ेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये किस प्रकार से होता है। बच्चों, अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन सी क्रिया होती है, क्या है प्रकाश संश्लेषण, या जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है निर्माण से, फोटो का मतलब है प्रकाश से संबंधित, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन का निर्माण होता है, हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो हरे इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है। तो पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जड़ों द्वारा जल अवशोषित जल लेकर के क्लोरोफिल तथा सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और इस क्रिया में बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में एक गैस निकलती है जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, प्राणदायी गैस है। ये जो भोजन बनता है ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर के क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में, तथा ऑक्सीजन गैस इसमें बाहर निकलती है। ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसमें 4 चीजें देखो आवश्यक हैं, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया, जल है, ये सनलाइट है, ये क्लोरोफिल है। इन चारों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसको प्रयोग द्वारा हम सिद्ध भी करेंगे कि कभी सनलाइट नहीं है, बाकी 3 चीजें हैं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, कभी क्लोरोफिल नहीं है, बाकी 3 चीजें हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब इसमें से चारों चीजों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत जो है वो भोजन का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज के रूप फॉर्म में बनता है, और उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये मुख्य रूप से हरित लवक के अंतर्गत होती है। ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है जो है वो कहलाता है प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, या इसको कहते हैं हिल रिएक्शन। प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन। इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया बगैर प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी, इसके लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, संपन्न होगी। और ये क्रिया कहाँ होती है बच्चों? हरित लवक के ग्रैनम में या ग्रैना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर में क्वेश्चन या बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया किस स्थान पर होती है? तो प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैनम में होती है।
इस अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों, इस अभिक्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। एक जल जो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया है, उस जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है, फोटोलिसिस उसको कहा जाता है, जल अपघटन होता है। तथा उसी जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। देखो यहाँ ऑक्सीजन गैस जो यहाँ बात दिखाई जा रही है कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो यहाँ CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन गैस जो ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि जो ये ऑक्सीजन गैस वातावरण में बाहर निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, बल्कि जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो जल अपघटन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा मुख्य काम क्या होता है, एसिमिलेटरी पावर्स का निर्माण होता है। एसिमिलेटरी पावर्स क्या होते हैं, या स्वांगीकारी पदार्थ का निर्माण होता है। ये कौन कौन से हैं, ATP और NADPH+H, ये इसका निर्माण होता है। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है, ऊर्जा के सिक्के भी कहा जाता है ये। और NADPH इसका फुल फॉर्म आपके नोट में है, बल्कि मैं यहां बता दे रहा हूं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको हाइड्रोजिनेटेड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेटेड निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये एसिमिलेटरी या स्वांगीकारी पदार्थ है। इसका आगे चल करके ATP और NADPH का आगे जो दूसरी अभिक्रिया होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। अब इसके बाद ये तो आपकी हो गई प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या इसको हिल रिएक्शन कहते हैं। कहाँ होती है, हरित लवक के ग्रहणम में होती है या ग्रहणा में होती है। दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, अंधकार में होता है। इसके लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती, लाइट नहीं भी होगी तब भी यह क्रिया होती है, चलती है। इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं। ब्लैकमैन्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो प्रक्रिया है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी या खोज जो है, ये क्रिया किस प्रकार से होती है, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था, ब्लैकमैन ने। इसलिए इसका नाम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है C3 चक्र, C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसको बच्चों, C3 इस वजह से कहते हैं कि इसमें देखो यहाँ ग्लूकोज जो है इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन है, इसमें सबसे पहला जो अस्थाई यौगिक बनता है, अस्थाई पदार्थ बनता है, वो 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, वो कौन सा पदार्थ होता है उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो 3 कार्बन वाले पदार्थ का सबसे पहले निर्माण होता है PGA या 3PGA उसको कहते हैं। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड सबसे पहले ये अस्थाई यौगिक सबसे पहले बनता है, 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल या C3 चक्र भी कहा जाता है। ये क्रिया कहां होती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है या ब्लैकमैन्स रिएक्शन या C3 चक्र जो है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां होता है, सब पूछा जाता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया किस स्थान पर होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो हरित लवक के कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। अब ये बच्चों देखो, ये अभिक्रिया जो होती है इसमें होता क्या है, इसी अभिक्रिया में ये जो ग्लूकोज बना है यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो यहीं पर होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत, यानी भोजन जो बनता है ग्लूकोज के रूप में। तो ये इसको कहते हैं कार्बन का स्थिरीकरण। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, 3 चरणों में ये क्रिया पूर्ण होती है। पहला है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है पुनर्जनन। कार्बोक्सिलीकरण इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन इसको कहते हैं।
अपचयन इसको रिडक्शन कहते हैं, पुनर्जनन इसको रीजेनरेशन कहते हैं। ये 3 चरणों में होती है। तो कैसे होती है उसको मैं अभी आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। हाँ बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रियाएं होती हैं। एक प्रकाशिक अभिक्रिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये है अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंतर्गत होती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब स्ट्रोमा में जो अप्रकाशिक अभिक्रिया ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, और दूसरा है रिडक्शन या अपचयन, और तीसरा है पुनर्जनन या रीजेनरेशन। इसमें होता क्या है बच्चों, एक पदार्थ है RuBp, ये 5 कार्बन वाला पदार्थ है। निर्माण किसका होना है? 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का। यहाँ जो निर्माण होगा वो होगा 6 कार्बन वाले पदार्थ का निर्माण होगा, ग्लूकोज 6,6,12O6। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। तो होता क्या है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जो है ये 5 कार्बन वाले RuBp, जिसको कहते हैं रूबिडोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इससे RuBp से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु मिल करके 6 कार्बन वाला एक अस्थायी यौगिक बनाता है। ये अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। और ये फौरन क्या हो जाता है? टूट जाता है, विघटित हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के या 3PGA के 2 अणुओं में। इसके 2 अणु यहां बन जाते हैं, 2 अणु में ये विघटित हो जाता है। और उसके बाद फिर ये रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है 3PGAL में। इसके भी 2 अणु यहां होंगे। 3PGAL के 2 अणुओं में ये अपचयित हो जाता है। और ये है PGA, 3PGA क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। जब ये अपचयित होता है तो जो प्रकाश अभिक्रिया में सांगीकारी पदार्थ बने थे, एसिलेटरी पावर, ATP और NADPH जो बना था उसका इस्तेमाल यहां होता है। अगर ये इसको नहीं मिलेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो प्रकाशिक अभिक्रिया पर ही निर्भर है। तो यहां क्या होता है? ATP जो है वो खर्च होता है और ADP में बदल जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और NADPH जो है ये एक अपचायक है, ये रिड्यूस होकर के NADP में चेंज हो जाता है। और उसके बाद इसका 3PGA जो है इसका रिडक्शन होकर के, अपचयन होकर के ये बना देता है 3PGAL, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। अब ये 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड फिर इसके बाद यहां से क्या होता है? RuBp जो है वो फिर से, अभी इसमें RuBp है, वो RuBp अलग हो जाता है। ठीक है, RuBp 5 कार्बन वाला पदार्थ जो है वो यहां से अलग हो करके अलग हो जाता है। इस क्रिया में भी ATP खर्च होता है और ATP खर्च होकर के वो ADP बन जाता है। इस प्रकार से फिर से हमको RuBp बन जाता है। तो फिर RuBp क्या करता है? फिर 1 कार्बन, अभी ये 1 कार्बन फिक्स हुआ है। इस तरीके से ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने कार्बन? 6 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो ये 6 बार ये क्रिया जो है ये साइकिल 6 बार चलती है। और C3 साइकिल इसको क्यों कहते हैं? 6 बार चल करके ये तब जाकर के ग्लूकोज का एक अणु जो है वो हमको प्राप्त होता है। 6 बार ये क्रिया होगी, यही क्रिया। और C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल इस वजह से कहते हैं बच्चों क्योंकि इसमें जो सबसे पहला अस्थाई पदार्थ बनता है वो कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन वाला पदार्थ जो है वो सबसे पहले 6 कार्बन वाला तो एक बनता है, मगर वो अस्थाई नहीं होता। अस्थाई जो है वो 3 कार्बन वाला है। ये 3 कार्बन वाले हैं, तो ये अस्थाई होता पदार्थ। सबसे पहला अस्थाई पदार्थ जो बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C3 चक्र भी कहा जाता है।
तो मेरी समझ से आपकी बात, आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी। एक बार तो अपने से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है इसके लिए लाइट की या प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये स्ट्रोमा में होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक 5 कार्बन वाला पदार्थ जिसको RuBP रुबिलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कहा जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से मिल करके कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है और एक 6 कार्बन वाला अस्थायी पदार्थ बनता है। वो अस्थायी पदार्थ होता है, इसलिए वो विघटित होकर के 3 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक PGA में टूट जाता है, PGA के 2 अणुओं में टूट जाता है। तो PGA के फिर उसके बाद PGA जो होता है इसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। इस अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था और NADPH बना था, उसका काम जो होता है उसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। वो ATP जो है वो यहाँ पर खर्च होता है और NADPH जो है वो NADP में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद ये एक कार्बन फिक्स होता है। इस तरीके से ये फिर इसके बाद इस PGAL से जो रुबिलेज 1,5 बाइफॉस्फेट है वो फिर से अलग हो जाता है और उसका रीजनरेशन हो जाता है, पुनर्जनन हो जाता है। इस अभिक्रिया में ATP जो है वो खर्च होती है। इस तरीके से एक चक्र पूरा करने में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने में इसको 6 बार ये साइकिल जो है वो दोहरानी पड़ती है। सबसे पहले 3 कार्बन वाला पदार्थ जो है वो अस्थायी बनता है, इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं। मेरी समझ से बात आपके दिमाग में आ गई होगी, इसको पढ़िएगा। थैंक यू।